चांसिंग वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं शशि मित्तल और हम आज मेटलर्जी का रिवीजन करेंगे। मेटल्स और मेटल चीजें इसमें क्या है? अलग-अलग मेटल्स को यूज करते हैं। ये मेटल्स धरती में किस रूप में पाए जाते हैं? उनके ओर्स के नाम क्या हैं? कैसे निकाले जाते हैं? कैसे उन ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये पूरी प्रोसेस इसका नाम है मेटलर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा शॉर्ट स्वीट चैप्टर है और क्वेश्चन फिक्स से मिनिमम आता ही आता है और हो ही जाता है, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, राइट? इस बात के साथ आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन करते ही थोड़ा बेस्ड और अलॉय से संबंधित है। द मेजर कंपोनेंट्स इन गन मेटल आर। गन मेटल के मेजर कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? और आपको ऑफर्स दे रहे हैं कॉपर, मसला देखिए आप कॉपर 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 सब में कॉपर है, तो कॉपर को पूरी गारंटी है। फिर निकल और आयरन, टिन और जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज गजब और जिंक और निकल। एक्चुअली कॉपर, टिन और जिंक ये तीन चीजें हैं जिनको मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। ऐसा है जी हाँ, 37% के आसपास कॉपर, मात्र 3% जिंक और 10% टिन मिलाकर अद्भुत गन मेटल बनाया जाता है। ये प्योर लगता है, कोई कमाल का नहीं। इन और लगता है काफी कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं। आगे देखते हैं और इसका फायदा क्या? दूसरे क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैंने 1 मिनट के लिए इनॉर्गेनिक क्वेश्चन लिखेगा 10 सेकंड 5 सेकंड कड़ा चुटकी बजाते हो जाएगा, इससे चलता सकता है। Which of the following ore is concentrated using group 1 cyanide salt? Group 1 cyanide salt होता है, ग्रुप 1 है सोडियम पोटेशियम वगैरह, तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड भीषण जहर होते हैं। इनकी मदद से किस ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है? साइनाइड प्रोसेस किसकी करी जाती है? गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ और लिखा हुआ है। ध्यान दो क्या है, नॉर्मली उनकी चर्चा होती है, ठीक है, पर ये तो था एक्सट्रैक्शन का, गोल्ड और सिल्वर का होता है एक्सट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन याद हो, हाँ कुछ था, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता था? ओर है, हाँ है, और फिर उसको जब हम उसका फ्रॉथ फ्लोटेशन करते थे, बड़ा सा बड़ी सी टंकी है जिसमें स्टरर लगा हुआ है, उसमें हम पाम ऑयल डालते हैं, फ्रॉथर्स डालते हैं, झाग बनाते हैं, और जो सल्फाइड ओर है वो झाग के साथ तैर जाता है और जो ऑक्साइड से कीचड़ है वो नीचे बैठ जाती है। ये प्रोसेस की फ्रॉथ फ्लोटेशन याद आया? हाँ याद तो आ रहा है। इसी में क्या होता है, कभी-कभी मान लीजिए दो और साथ-साथ हैं, जैसे स्फेराइट होता है जिंक सल्फाइड, और स्फेराइट के साथ है आपके पास गैलिना पीबीएस। अगर आप जो साइनाइड डाल दें, तो साइनाइड डालने से क्या होता है, स्फेराइट का पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन नहीं होता, सिर्फ पीबीएस फ्लोट करके निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह डाल के साइनाइड को ऑक्सीडाइज कर दीजिए और फिर से कंटिन्यू करिए प्रोसेस, तो आप पाते हैं स्फेराइट भी फ्रॉथ फ्लोटेशन करके आ जाता है। तो इस साइनाइड की मदद से आप देखिए बड़ी खूबसूरत चीज है, अगर आपके पास पीबीएस और जेडएमएस के ओर साथ-साथ धरती में मिलते हैं और ये साथ-साथ इनको भी सेपरेट किया जा सकता है, राइट? तो व्हिच इज कंसंट्रेटेड यूजिंग ग्रुप 1 साइनाइड सॉल्ट, स्फेराइट कैन बी कंसंट्रेटेड। बाकी सब क्या है, मालाचाइट, कॉपर होता, साइड्राइट, आयरन होता, कार्बोनेट होते हैं, है ना? ये नहीं कंसंट्रेट किया जाता, जेडएमएस किया जाता है। ये देखिए जिंक ब्लेंड स्फेराइट, मालाचाइट, कॉपर कार्बोनेट, जिसका थोड़ा बहुत कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, हरे रंग का होता है मालाचाइट, ठीक है। साइड्राइट, आयरन कार्बोनेट और कैलामाइन जिंक कार्बोनेट अलग-अलग प्यारे हैं, सबके सब कार्बोनेट ओसी हैं। बाकी जो तीन है सल्फाइड खाली एक था और सल्फाइड ही फ्रॉथ फ्लोटेशन कराया जाता है, ध्यान दीजिए। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड्स डिप्रेसेंट्स कहे जाते हैं, वो स्फेराइट की फ्रॉथ फ्लोटेशन को डिप्रेस कर देते हैं, लेड की फ्रॉथ फ्लोटेशन को डिप्रेस नहीं करते, और लेड और जिंक को इसकी मदद से दोनों को सल्फाइड होने के बावजूद, दोनों को मिक्स होने के बावजूद सेपरेट किया जा सकता है। दैट ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्या है? ओर्स की लिस्ट है, ये बताती है एग्जाम में मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। एल्यूमिनियम, साइनाइड, कैलामाइन, केओलिनाइट और मैलाचाइट। एल्यूमिनियम केओलिनाइट ओर में पाया जाता है। केओलिन किस्म की मिट्टी होती है और मिट्टी है सैंड और कुछ नहीं, इसमें टिक-टक मात्रा होती है इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन साइडराइट है, FeCO3। कैलामाइन अभी तो बताया था, जिंक कार्बोनेट है, और कॉपर मैलाचाइट, ये कॉपर कार्बोनेट है बाबू, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओह माय गॉड, ऐसा है। यस, डन नारायण, अरे मैच बताओ। A का 3, A3 B1, A3 लो, A3 में ही मैच हो गया जी, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। A3 A3 से क्या, A3 और B1 तुका हो रहा है, तुका एक मिनट चेक करिए। A3 B4 C1 D2, C के साथ 1 में तो गलत बात है। वास्तव में क्या है, वास्तव में है A3 B1 C4 और D2, A3 B1 C4 D2, A3 B1 C4 और D2, ये आंसर। A3 B1 C4 D2, ये ऑप्शन डी नहीं है, ई ऑप्शन मान लीजिए, उसको सही कर लीजिए। थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, मैं तो फॉर्मूला लिख दिया आपको ताकि आपको कोई कम न रह जाए, आप स्पष्ट हैं, राइट? ठीक है। केओलिनाइट की दर्शन कर लीजिए, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा था, आपके मन में पीड़ा हो सकती है, लेकिन ये देखिए, ये सब आपके सामने, वो ऑप्शन थी नहीं, डजंट मैटर, आपको मेन था याद दिलाना कि कौन क्या है। हाँ, ये सब क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखने की एक आधा और भी है, क्या? ये Al2OH4 लिखा हुआ है, इसको कई लोग Al2O3 लिख देते हैं। अच्छा, और डॉट 2H2, Al2O3 डॉट Si2O4 डॉट 2H2 या Al2O3 डॉट 2 टाइम्स SiO2 डॉट 2H2। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, असली फॉर्मूला नहीं होता है, ना ये ज्यादा क्लोज है एक्चुअल स्ट्रक्चर के, अलग-अलग तरीके हैं लोग याद रखने के। एक Al2O3 तो SiO2 पानी, ये क्या बन गया, केओलिनाइट। ऐसे खुश हैं? हाँ, खुश रहते हैं हम। चलिए, द मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडियम इज, अगला सवाल, ट्रिपल फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, लिक्वेशन एंड वॉन एटल्स मेथड। वेल इट्स लार्जली जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग अगर आपको याद हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो होती ही है, पैरेलल रिलेशनशिप है बोरॉन के साथ, गैलियम, इंडियम, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, आजू-बाजू ही हैं, और ये सब वो हैं जो जोन रिफाइनिंग वाली। अच्छा, ये जोन रिफाइनिंग में होता क्या था, ठीक है, मैं याद रखता हूँ, बड़ा मजेदार काम है, ऐसा पर देखिए, प्रॉपर ढंग से एनिमेशन के साथ देखिए, जोन रिफाइनिंग बड़ी शानदार चीज है। ये होता है जो लगभग प्योर मेटल, 100% प्योरिटी, लगभग प्योर मेटल जिसको इम्प्योर कहा गया है, उसकी रॉड ली जाती है, वैक्यूम चेंबर में उसको बंद किया जाता है, और आप देखिए उसके अंदर वैक्यूम चेंबर तो इनर्ट गैस या कुछ वैक्यूम ट्यूब में आप रखें और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्या है, एक गोल पट्टी होती है अंगूठी जैसी, जिसको हीटर, और हीटर शेप का है, ये हीटर गर्म करता है, और जब गर्म करता है तो आप देखिए ये रॉड यहाँ से पिघलने लगती है, यहाँ से
आप देखिए रॉड है, ये हीटर है, गर्म कर रहा है, जैसे जैसे जाता है आप देखेंगे वो रॉड वहां से जो मेटल की रॉड थी वो पिघलने लगती है। ध्यान रखना उस मेटल की रॉड में, ध्यान रखना इस मेटल की रॉड में इंप्योरिटीज भी हैं, जब पिघलेगा अच्छी बात है, पिघल गया उसके साथ इंप्योरिटीज भी पिघलेंगी। अब थोड़ी देर में वो हीटर नीचे चला गया, जब नीचे चला गया ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होने लगेगा, अगर ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होने लगेगा तो वो फिर से जमने लगेगा, अगर वो फिर से जमने लगेगा, यहाँ पर प्रभु की बहुत अद्भुत लीला दिखाई पड़ती है कि जब इम्प्योर लिक्विड मेटल जमता है तो उसमें से सिर्फ प्योर मेटल क्रिस्टलाइज करता है और जो उसमें इंप्योरिटीज होती हैं वो साथ साथ क्रिस्टलाइज नहीं होती, ये पता करना है। अच्छा तो जब जब वो दोबारा ऊपर वाला मेटल जमना शुरू कर रहा है तब तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है, इंप्योरिटीज थोड़े कहां जाए क्यों जमना नहीं चाहते, ऊपर नहीं जा रहा है क्यों जमना है, इतने में वो कॉलर आगे खसक गया है तो नीचे उनको पता लगता है कि अरे नीचे वो मेटल जो पिघला हुआ है तो हम वहां चले जाते हैं, तो इंप्योरिटीज जो है हल्का सा डिफ्यूज करके ऊपर से नीचे उतर जाते हैं, ऊपर प्योर क्रिस्टलाइज हो जाता है, इंप्योरिटीज नीचे खसक जाती है जो मेल्ट कर रहा था, लेकिन तब तक जो हीटर है वो और नीचे आ जाता है, हीटर और नीचे आता है ऊपर फिर से ठंडा होने लगती है, फिर से प्योर मेटल जमना शुरू करता है और इंप्योरिटीज खसक कर और नीचे आती हैं, ऐसे नीचे 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 करते एकदम एंड पर आती हैं, जहां से आप उनको तुम काट दीजिए फेंक दीजिए उन्हें, आपके पास प्यूरिफाइड मेटल की रॉड तैयार है। ये मेथड बड़े खूबसूरती से कहता है जोन डिफाइन, एक एक जोन डिफाइन करता हुआ चलता है, ऐसा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, इन सबको जोन डिफाइन से डिफाइन किया जाता है, राइट देयर वी आर। A process, अगला क्वेश्चन है, a process that involves removal of sulfur from ores is, sulfur किस प्रोसेस में ores से हट जाता है? A smelting, smelting होता है रिडक्शन विद कार्बन, अक्सर विद कार्बन होता है, रिडक्शन की प्रोसेस को सल्फर बताते हैं, रिफाइनिंग में, रोस्टिंग में, लीचिंग में, इट इज रोस्टिंग, गूंदते हैं, जब गूंदते हैं तो S+O2 गिविंग यू SO2, इसके द्वारा हो जाता है, या अगर मेटल सल्फाइड है तो भी वो मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर SO2 बनाकर पहुंच जाता है। तो सल्फर के रिमूवल का तरीका है, बड़ा पॉपुलर तरीका है रोस्टिंग, और मेथड हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट मेथड तो रोस्टिंग है, सल्फाइड ओर्स हमेशा भूने जाते हैं, उन्हें रोस्ट किया जाता है। Calcination और roasting में पहले शब्द है, calcination क्या था? Heating without active supply of air is calcination, and heating in active supply of air is roasting. हवा फेंक के गर्म करना roasting है, ऐसे गर्म करना इसमें हवा को सप्लाई न किया जा रहा हो तो calcination कहते हैं। अच्छा ऐसा है जी, हाँ ऐसा ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है? कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों में ही कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले जो गीले ओर में पानी होता है वो उड़ जाता है और सूख जाता है, फिर हाइड्रेटेड ओर्स जो होते हैं इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो उड़ जाता है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज करके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, और हीट करेंगे तो कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज करके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स और दूसरे डिकम्पोजेबल एनायंस को डिकम्पोज करके ऑक्साइड्स बन जाती हैं, और इस तरह से डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं वो जलकर कोयला बन जाते हैं, सूख कर कोयला बन जाते हैं, ये है कैल्सिनेशन। और जब रोस्टिंग में करते हैं तो ये सारे रिएक्शन होते हैं, मना नहीं है, पर रोस्टिंग में एक्स्ट्रा चीज और होती है, गर्म तो कैल्सिनेशन में कर रहे हैं चीज को, रोस्टिंग में भी कर रहे हैं, पर रोस्टिंग में हम एक्टिवली हवा भी फेंकते हैं, अगर हवा फेंकते हैं तो किसी काम को आएगी, जी हाँ किस काम आती है, अगर कोई कंबस्टिबल पदार्थ होता है तो जल उठता है। कैल्सिनेशन में कुछ जलता नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो पूरी तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रोस्टिंग शुरू में तो आपको हीट देनी पड़ती है, और जब एक बार रोस्टिंग शुरू होती है तो खुद ओवन में भी ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, उससे भी हीट निकलने लगती है, तो आपको बाहर से बहुत ज्यादा हीट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जैसे सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग कर जाती है, उसमें सल्फाइड ऑक्सीडेशन से SO2 बन जाती है और मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा और ये क्या है? ये रोस्टिंग, अच्छी बात है, बढ़िया है, जी हाँ है अच्छा है। कार्बोनेट्स या ऑक्साइड ओर्स का होता है कैल्सिनेशन। अच्छा और रोस्टिंग किसकी होती है? रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर्स। वो सही है, बहुत सही। ये क्या हो रहा है? रोस्टिंग का तमाशा देखिए, कौन मैं हूँ, अच्छा ऐसे जी हाँ, एयर नीचे ZNS है और एयर फेंक रहे हैं और ZNS चल उठता है, बनाता है ZNO और साथ में SO2 बन जाता है, ये देखिए गर्म पट्टी हो गई, ZNS कन्वर्ट हो गया ZNO में और साथ में SO2 निकल गया, ये रोस्टिंग हो रही है बाबू, देखिए बढ़िया। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये एलिगन डायग्राम्स है, बिल्कुल डायग्राम से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सडन इंक्रीज इन स्लोप इन द डायग्राम गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन है या इंटरसेक्शन है। यहाँ पर देखिए सडन इंक्रीज इन स्लोप भी हो रहा है, हाँ जी, स्लोप अगर एकदम से बढ़ोतरी हो रही है दैट इंडिकेट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अच्छा दिस इंडिकेट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, कि इसके बाद इस पॉइंट के बाद मेटल गैस फेज में आ गया है, ये बताता है। अच्छा और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताते हैं? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताते हैं कि अब एक मेटल की बजाय दूसरे मेटल के ऑक्साइड के बनने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी, तब बड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या बोले तुम? एलिमेंट डायग्राम्स होते क्या थे? ऐसा भूल गया मैं, याद रखता हूँ होते हैं, जाते हैं सब देखो ऐसा एलिमेंट डायग्राम में हम ये करते हैं कि डेल्टा GF0 ऑफ मेटल ऑक्साइड और मोल ऑफ O2 प्लॉट करते हैं वर्सेस टेंपरेचर। ये क्लिक करके नहीं, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? सुन लो, लंबी बात है, एलिमेंट डायग्राम्स कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, मैंने बहुत सारा तरीके से बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनो। मेटलर्जी में हमारे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि भाई हमें जैसे मान लो आयरन ऑक्साइड मिल गया, Fe2O3 पड़ा हुआ मिल गया, और हम Fe2O3 से आयरन निकालना चाहते हैं, हम यहाँ से ऑक्साइड हटाना चाहते हैं, ऑक्सीजन छीन लेना चाहते हैं, तो कहीं तो जाएगी ना, किसी के पास तो जाएगी, तो कोई जैसे मतलब कोयले डाल के हमें गर्म किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो CO2 बना ले, या क्या ऐसा हो सकता है कि वो CO बना ले, या हमें Fe2O3 में कार्बन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर हम हीट करें तो क्या उससे बना सकते हैं? ये बड़े सारे सवाल हैं, अगर बना सकते हैं तो किस टेम्परेचर बना सकते हैं? और तब हमें एकदम से याद आता है कि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो डेल्टा G की समस्या ये है कि डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और वो टेम्परेचर के साथ तालमेल बदलता रहता है, हाँ जी, क्योंकि डेल्टा G टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बन जाता है। लोग कहते हैं कि सैकड़ों मेटल्स हैं, सैकड़ों रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं, टेम्परेचर के साथ उनकी माया बदल रही है, तो क्या करें? एलिगन में मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, तो एक काम करें ग्राफ पर, कैसा मतलब टेम्परेचर वेरी करने के साथ डेल्टा G वेरी करता है, देखो टेम्परेचर का वेरिएशन लिखो, एक एक्सेस पर तुम टेम्परेचर चेंज कर लो, और दूसरे एक्सेस पर एक काम करो, ये मेटल के साथ कार्बन के साथ कंफ्यूज मत करो, तुम तो सिर्फ लो कि एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन से मिल रहा है एलिमेंट ऑक्साइड, तुम ये फार्मूला लिखो, हाँ जी, और इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट निकालो, तो एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, तो एंथैल्पी या डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाएगा। एलिमेंट ऑक्साइड क्या बोलो? अरे कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो सकता है ना, इसलिए बोल रहा हूं एलिमेंट ऑक्साइड, ठीक है ठीक है।
तुम ग्राफ बनाओ इसका, और जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो अक्सर ऐसा आएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, तो कोई दूसरा ग्राफ ऐसा आ जाएगा, तो दूसरा। और जो इसमें एल्यूमिनियम डायग्राम, जो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होगा आपको कि जो है नीचे वो मेटल ऐसा है, दिस इज मेटल विथ हायर रिड्यूसिंग पावर, इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसकी ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले मेटल्स को हटा देता है उनके ऑक्साइड से, और उनसे ऑक्साइड छीन लेता है और खुद अपनी ऑक्सीजन के साथ, उनकी ऑक्सीजन छीनकर खुद उनके साथ बैठ जाता है। आदत है ना? आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है मैग्नीशियम और मान लीजिए यहाँ पर है आयरन, तो इसका मैं खाली साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी आयरन से ज्यादा है। मैग्नीशियम के पास इतनी ताकत है कि अगर मैग्नीशियम को आप आयरन ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो वो MgO बन जाएगा और आयरन को खत्म कर देगा। इसलिए आई रिपीट, ग्राफ काल्पनिक है, सच्चा ग्राफ नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कभी आयरन के साथ क्रॉस ओवर लो टेंपरेचर पर करता नहीं है, बट इस तरह से बात। ठीक, अब कोई दूसरा मेटल लीजिए, मान लीजिए निकल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा सा मैग्नीशियम से एक असहज संबंध बन गया कि पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए ऐसा था तो ऐसा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो टेंपरेचर है जहाँ में क्रॉस ओवर कर रहा है, इसके बियॉन्ड क्या होगा, ऊपर नीचे का हिसाब बदल गया। अब यहाँ निकल ऊपर चला गया और आयरन नीचे चला गया, इसका मतलब ये जो टेंपरेचर है T1, इस T1 से अधिक टेंपरेचर अगर आप लेंगे, अगर इस T1 से अधिक टेंपरेचर आप लेंगे तो अब आयरन नीचे आ गया है, इसका मतलब आयरन निकल की ऑक्साइड को रिड्यूस करके निकल मेटल निकाल सकता है और खुद ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी आयरन की अब निकल के मुकाबले ज्यादा होगी। अच्छा ऐसा है जी। एक तरफ जो है अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है, उसका डेल्टा G नेगेटिव है कहाँ पे, यहाँ, इसी का डेल्टा G पॉजिटिव है कहाँ, यहाँ, और इसका डेल्टा G 0 है कहाँ, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हुआ कि दोनों मेटल्स की ऑक्साइड बनाने की, दोनों एलिमेंट्स की ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी एक्जैक्टली सेम है इस टेंपरेचर पर। ओके, क्वेश्चन पढ़े। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सडन इंक्रीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, क्या बताता है, डेल्टा G 0, ठीक है, नेगेटिव नहीं, 0, हाँ पॉजिटिव नहीं, ये पहला पार्ट डेल्टा G 0 बताता है, इसका एक मेटल से दूसरे मेटल के ऑक्साइड बनता है। एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड नहीं, नॉट रिडक्शन, एंड मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, सी इज yes. And the chemical that is added to reduce the melting point of reaction mixture during extraction of aluminium is, कौन सा आइटम, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में ट्राइलाइट डालते हैं Na3AlF6 और उसमें थोड़ा सा फ्लोराइड मिनरल या CaF2 भी मिला लेते हैं, या उसकी चर्चा नहीं है, ट्राइलाइट वाइज इंडियन ट्राइलाइट है, उसको करते हैं। एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 22 डिग्री के आसपास। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। लोहा जिसके बर्तन बनते हैं अक्सर वो लोहा पिघल जाता है 1500-1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, किस बर्तन में बनाएंगे ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, तो 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना बहुत कष्टकारक होता है, इतनी हीट के आराम से पैदा नहीं होती। तो पुराने वैज्ञानिक थे हॉल जी ने खोजा, क्या खोजा, उन्होंने खोजा कि मान लीजिए ट्राइलाइट नाम का एक मिनरल ले, ठीक है, और उसको अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिला लें, इस मिक्सचर को अगर आप गर्म करेंगे तो 2200 डिग्री सेल्सियस नहीं, मात्र 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाता है। और अब क्योंकि 1000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो बड़ा सुखद हो गया, अब इसके इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है। बाद में लोगों ने और भी खोजा, उन्होंने खोजा कि इसमें अगर थोड़ा CaF2 और मिला ले तो ये तो 900 डिग्री पर मेल्ट कर जाता है, तो और सस्ता पड़ेगा, तो लोगों ने मेला को नहीं करना शुरू कर दिया, तो और मजेदार हो गया। हाँ 2200 900 डिग्री बहुत मजेदार, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है कि अगर उसको ट्राइलाइट के साथ या फ्लोराइड मिनरल के साथ, दोनों मिक्सचर के साथ मिलाया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट काफी लोअर हो जाता है, राइट, ठीक है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द कॉलम, पुराना क्वेश्चन था, क्या है, मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग की बात कर रही है शायद। अच्छा, मरकरी छोड़ो आगे देखो, कॉपर कड़े बात बड़ी बात नहीं है, कुछ नई चीज दीजिए तो डरना नहीं, आपको करना मना है ना। कॉपर क्या करते हैं, कॉपर वेपर फेज रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। सिलिकॉन की जोन रिफाइनिंग करते हैं। निकल की मॉन्ड्स प्रोसेस की अगर आपको याद हो, ये वेपर फेज रिफाइनिंग का कुछ टाइम काम चलता था। मरकरी तो लिक्विड होता है, बहुत बड़े से गैस बन जाता है, जी हाँ, उसकी वेपर फेज या डिस्टिलेशन करके उसकी रिफाइनिंग करी जाती है, बिल्कुल। HGS को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं वो Hg और SO2 ऐसे बनाता है और मरकरी से उड़ जाता है, लोग उसे कंडेंस करते हैं तब जाकर पकड़ में आता है। अच्छा जी हाँ, सिनाबाद उसका ओर है मरकरी का, और रोज करते प्यूरिफाई हो जाता है, क्या मस्ती है वो। आप देखिए इसमें आंसर क्या आएगा, A2B4, पहले से शुरू करें, A2B3, A2B3, ये आंसर फिर C1 है या C4 देखिए, C4 है, C4, तो डी आंसर है, बिल्कुल डी इज द आंसर, एंड देयर वी आर। लोग कहते हैं कि एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में याद लगा, ठीक है, याद रखता हूं, बहुत मजेदार काम है और शानदार काम है। इसमें याद रखते हैं एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, बिल्कुल पता होना चाहिए, पढ़ना थोड़ा सा। इसमें कॉपर की पतली सी स्ट्रिप लेते हैं और ये बन जाती है कैथोड, और एक बड़ा सा ह्यूज ब्लॉक लेते हैं अशुद्ध कॉपर का। अच्छा, और ये क्या करता है, ये बन जाता है इम्प्योर कॉपर, ये बन जाता है एनोड, और उसको करंट पास करते हैं। सॉल्यूशन किसका होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, प्लस ऐसे, और सॉल्यूशन है सुंदर नीले रंग के कॉपर सल्फेट का। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, क्या होना चाहिए, एनोड होता है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। कैसे रिएक्शन बताओ, Cu gets oxidized to Cu2+ plus इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स छीन के बैटरी खींच लेती है। अब कॉपर आयन सॉल्यूशन में चप 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 करते हुए जाने लगते हैं। लेकिन इम्प्योर कॉपर है तो इसमें कौन-कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, कई तरह की, थोड़ी बहुत मिट्टी के, सैंड के, या अनप्रोसेस्ड कण रह जाते हैं, जैसे कुछ और बचा रह गया, कच्चा पत्ती इस तरह का होता है। तो उसमें क्या होता है, लॉक है बड़ा सा, कहीं और के अशुद्धि के पार्टिकल फंसे हुए हैं, तो आसपास से कॉपर जब हटता गया और वो सैंड वैंड ऑक्सीडाइज होगी तो आराम से नीचे गिर जाती है और बस यहीं पर पड़ जाती है, तो अपने आप से पड़ जाती है। लोग इसे प्यार से कहते हैं एनोड मड। वाह, एनोड मड, यही नहीं, इसमें दो तरह के मेटल्स मिला जाते हैं, कौन से, या तो कॉपर है या वो मेटल्स जो कॉपर के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या कॉपर के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सब तरह के मेटल्स। तो मान लीजिए इसमें ऐसा कॉपर के सल्फाइड और के अक्सर सल्फाइड और से कॉपर निकलता है, हाँ जी, और सल्फाइड और से सिल्वर निकलती है, कॉपर में अक्सर सिल्वर की इम्प्योरिटी पाई जाती है। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, इस चांदी को हड़पने के लालच में ही लोग रिफाइनिंग करते हैं कई बार, ठीक है। तो होता है कि आसपास से कॉपर हटता गया और सिल्वर बच गया, तो जो सिल्वर है ये आराम से नीचे गिर जाती है, और जब वो सिल्वर नीचे गिर जाती है, यहाँ पे आप देखिए सिल्वर नीचे गिर जाती है, तो
बस ये बन जाती है वो चीज जिसे लोग प्यार से कहते हैं एनोड मड। और बड़ी अमीर मड याद है कि ऐसी कीचड़ इसमें चांदी लोगों में चांदी जाती है। अब सिल्वर की जो कॉस्ट है वो कॉपर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ी बहुत चांदी रिकवर हो जाती है तो लोगों को बड़ा मजा आता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स भी हो सकता है, और ये जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं अगर ये सॉल्यूशन में उतर जाएंगे, जैसे आयरन है तो आयरन फेरस बन के उतर जाएगा। अब क्या होगा, अब एनोड पर से तो सब साफ हो जा रहा है, कॉपर या उसके ऊपर या उससे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स थे वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे या लेस रिएक्टिव है जैसे सिल्वर है, गोल्ड और प्लैटिनम यदि हो तो आराम से नीचे गिर जाते हैं और एनोड में लोग करते हैं। अब जो कैटायंस हैं वो छप-छप करते हुए तैरते जाते हैं और जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पर माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट होकर कैथोड पर चले जाते हैं। हां, तो क्या होगा, अब जब वो कैथोड पे जाते हैं तो बड़ा मजेदार काम होता है। क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन खाकर आराम से कॉपर बन जाएंगे, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक मजेदार कांड और होता है। क्या होता है, होता ये है कि कॉपर आयंस से कॉपर तो बन ही रहा है, साथ-साथ क्या फेरस से आयरन बन सकता है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखें बाकी मेटल्स तो ज्यादा रिएक्टिव है, हां जी, और कंसंट्रेशन भी कम है बिल्कुल, तो उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है बिल्कुल, तो सॉल्यूशन में छूट जाता है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव थे उनके आयन सॉल्यूशन में छूट गए, जो लेस रिएक्टिव थे कॉपर से वो ऑक्सीडाइज ही ना हुए और एनोड में गिर गए और निकल गए। सिर्फ कॉपर, सिर्फ और सिर्फ टनाटन कॉपर, मस्त वाला कॉपर, प्योर वाला कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और यहाँ रिड्यूस होकर जमता चला जाता है और धीरे-धीरे कैथोड मोटा होता जाता है, एनोड पतला होता जाता है और शुद्ध कॉपर, प्यूरिफाइड कॉपर आपके कब्जे में आ जाता है। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बहुत मशहूर प्रोसेस है इसकी कॉपर। एक क्वेश्चन पूछो, अगर सिल्वर को ऐसे रिफाइन करते हैं तब क्या बोलते हैं? तब हम कहते हैं थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर है कैथोड, ह्यूज ब्लॉक ऑफ अशुद्ध सिल्वर है, इम्प्योर सिल्वर है एनोड, सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट पसंद आता है सिल्वर को, कोई बात नहीं। और तब एनोड में क्या प्राप्त होता है, तब एनोड में क्या सिल्वर प्राप्त होती है ना, क्या कॉपर मिलता है ना, जो सिल्वर से भी लेस रिएक्टिव है, गोल्ड या प्लैटिनम, वो अगर है तो वो चले जाते हैं एनोड में और कॉपर होता वो भी सॉल्यूशन भी छूट जाता, सिल्वर डिपॉजिट होने लगती खाली कैथोड पर। ऐसा होता अगर सिल्वर के इलेक्ट्रो रिफाइन कर रहे होते, वो भी इसी स्टाइल से। अच्छी बात, इस सारी रिफाइनिंग की कहानी आपको सुना दी। जब रिफाइनिंग की बात चल रही है एक बार पेपर फेस रिफाइनिंग में चिपका दें। हाँ, बोलता अच्छा रहेगा। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो बड़े मजे से गैस बन जाता है, वेपर फेस में चला जाता है। जो वेपर फेस में क्या वो उड़ गया, उड़ी बाबा होते क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है, रिफाइनिंग हो जाती है। मतलब क्या ये सब, मैं दो बहुत ही मशहूर एग्जांपल दूंगा। एक है मॉन्स प्रोसेस का और दूसरा है पार्टिकल्स प्रोसेस का। अच्छा, मॉन जी क्या बोल रहे थे, मॉन जी ने ऐसा बोला, उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास है निकल ऑक्साइड, अच्छा निकल NiO या Ni2O3 कई रूपों में प्रकृति में और के रूपों में पाया जाता है, ठीक, और अगर इसे आप वाटर गैस के साथ गर्म करें, अगर आप इसे वाटर गैस के साथ गर्म करें, वाटर गैस होती है CO+H2, इसको कहते हैं वाटर गैस। पुरानी प्रोसेस मॉन जी के जमाने में वाटर गैस गलत मटिया थी। अब ये जो NiO है इसको भी उन्होंने रिडक्शन दिया, मान लो बन गया Na, कुछ भी होता है, दोनों रिड्यूस लिखेंगे CO+H2। जो निकल मेटल है ना वो एक बहुत तगड़ा गुल खिलाता है। कैसे, सॉलिड निकल मेटल गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है NiCO4 टेट्राकार्बोनाइल निकल, जो कि गैस होती है अगर आप हल्का सा गर्म करते हैं तो। हम तो कोटा राजस्थान में रहते हैं, यहाँ तो 45 डिग्री टेंपरेचर हो जाता है गर्मियों में, यहाँ पर आप मॉन प्रोसेस करें NiCO4 गैस मिल गया, ठीक हो सकती है। आप निकल का और लेकर आए थे, निकल के ऊपर बहुत सारा कचरा है, कूड़ा है, बहुत कुछ अनचल चीजें हैं, कुछ नहीं, सबको छोड़कर सारे बंधन तोड़कर आप देखेंगे NiCO4 बना और वो इवेपोरेट हो गया, अपने आप उड़ गया, सारा कचरा पीछे छूट गया। गैस को हटाना बहुत ही आसान है, आप एक एक्सट्रैक्शन पंप हटा दिया उसमें और आप एक दूसरे चेंबर में ले गए और दूसरे चेंबर में अगर मात्र 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, 150 डिग्री कम है, मैं आपको उसमें बैठने को थोड़ा कह रहा हूँ, 150 डिग्री ज्यादा कर रहा है। मेटलर्जी में 150 डिग्री ठंडक है, जहां हम 1500 डिग्री, 1000, 2000, 2200, 2500 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, 150 डिग्री ठंडक है, एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें 500 डिग्री टेंपरेचर रहता है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ उसकी फ्लेम टेंपरेचर ज्यादा है यार, तो 150 डिग्री तक आप उसे हीट करते हैं तो आप पाएंगे कि वो NiCO4 टूट जाता है, निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड तो हवा में निकल जाता है। जी हाँ, हवा में निकल आता है और एकदम हवा में आके कहता है मैं कहां गया, देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आराम से निकल नीचे बैठ जाता है और जो नीचे बैठ जाता है एकदम शुद्ध टनाटन प्योर निकल आपको समझ जाता है, सारी मिट्टी कचरा मट्टी सब दूसरे चेंबर में छूट गया। बहुत मस्त, बहुत प्यारी शानदार वाली वेपर फेस रिफाइनिंग मॉन प्रोसेस 150 वर्ष पहले मॉन जी ने खोजा था इसे। अच्छा, आज तक प्रोसेस वैसे ही चल रही, इतनी शानदार प्रोसेस है, सच्ची प्रोसेस है, तो निकल से ये वेपर फेस रिफाइनिंग का बहुत अद्भुत उदाहरण है। ठीक, एक वानर के भी हुए, ये भी महाराज ने क्या कहा, वानर के लिए ने कहा कि काम करो कोवेलेंट, उन्होंने फैंस रूल्स यूज करे, उन्होंने कहा कि कोवेलेंट कैरेक्टर देते हैं क्या, ऐसे उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोवेलेंट कैरेक्टर वाला देखो तो सबसे पोलराइजेबल एनायंस में से कौन है, और लोगों ने कहा सबसे बड़े एटम्स अगर हैं वो पोलराइजेबल हैं, जैसे आयोडीन। तो मान लो टाइटेनियम को शुद्ध करना है, टाइटेनियम कठोर एलिमेंट होता है, इतने सुंदर से उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, तो अगर टाइटेनियम रिएक्टिव होता है इसको मिलाओ आयोडीन के साथ और गर्म करो, लोगों ने किया और मजे की बात है इससे बनता है TiI4, ठीक है, और ये TiI4 पूरी बात खत्म हो गया। और जब ये ऊपर वेपर फेज में जाता है तो वेपर फेज में ऊपर एक गरम एकदम गरम हवा में एक फिलामेंट होता है टंगस्टन, गरम एकदम शुद्ध तपा हुआ, और जब उस गरम फिलामेंट के जो इलेक्ट्रिक पास होकर जो गर्म है इसके संपर्क में TiI4 आता है, हवा में जाता है वेपर फेज में, कुछ एकदम टूट जाता है टाइटेनियम और आयोडीन, आयोडीन तो गैस बन हो जाती है, हां जी, और फिर जब थोड़ी भारी होती है नीचे बैठ के ठंडी हो जाती है तो फिर से सॉलिड आयोडीन बन जाती है। अच्छा, फिर वापस आयोडीन बनती है, लेकिन टाइटेनियम ऊपर चिपक गया, तो आप देखिए कितनी बदमाश वाली प्रोसेस है, कितनी इजी प्रोसेस है, आप एक कर लिया, ऊपर गरम फिलामेंट लगाया, एक बार गैस बंद कर दिया खूब सारा, नीचे टाइटेनियम खूब सारा दिया और थोड़ी सी आयोडीन आप हटा, अब क्या हुआ, टाइटेनियम आयोडीन रिएक्शन, उड़ी बाबा उड़ा उड़ के क्या हुआ, टूटते ही ऊपर टाइटेनियम चिपक गया फिलामेंट पर, आयोडीन बुरी हो गई, आयोडीन बराबर नीचे आते ही और टाइटेनियम उसके इंजन में तब फिर गया, फिर रिएक्शन हुआ, उड़ी बाबा फिर ऊपर गए, और फिर क्या हुआ, फिर आपने TiI4 जो बना था वो गर्मी से डिकम्पोज हो गया, फिर थोड़ा और टाइटेनियम फिर से फिलामेंट पे चिपक गया, आयोडीन फिर नीचे आ गई, कथा जाई पूरी दोहराई, बार-बार रिपीट करते ऐसे चलता रहा और नीचे वाला टाइटेनियम पूरा साफ हो गया, फुल टू पर पहुंच गया। लेकिन अगर उस टाइटेनियम के साथ कुछ कचरा था, व्हाट इज कचरा, इम्प्योरिटी, व्हाट इज इम्प्योरिटी, स्कैंडियम था, बेरिलियम था, आयरन था, इनके आयोडाइड्स वोलेटाइल नहीं होते, अगर इनके आयोडाइड्स बन गए तो उनका उल्टा नहीं होता, तो नीचे पड़ जाएगी और शुद्ध टाइटेनियम टनाटन आपको फिलामेंट पे चिपका हुआ मिल जाए, निकाल लीजिए उसको। ये था वाटर फेज मेथड, जिरकॉनियम, टाइटेनियम, हैफनियम इस मेथड से शुद्ध कर दिया। ये
refined economically by fractional distillation method is फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन करना है किसी चीज को, उसको उड़ाना पड़ेगा, गैस यूज करना पड़ेगा, और मेटल सॉलिड होते हैं, तो गैस कैसे बन जाएंगे? जिसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो गैस बन जाता है. जिंक, कैडमियम, मरकरी, ग्रुप 12 के जो मेटल्स हैं वो बहुत मजे से उड़ जाते हैं, लगभग 996 डिग्री सेल्सियस के आसपास उड़ जाता है. क्या बात करें जी. हम जिंक की मेटलर्जी पुराने जमाने में बहुत डिफिकल्ट मानी जाती थी. आर यू अवेयर कि खाली भारत ऐसा देश था जहां पर जिंक की मेटलर्जी संभव थी, और बाकी जो देश थे उनके लिए जिंक एक बहुत नायाब चीज थी. क्यों? क्योंकि जिंक की मेटलर्जी अलग करने की कोशिश करते थे, कार्बन के साथ, कोयले के साथ गरम करके बनाते थे. जो दूसरे देश वाले थे जो आजकल अपने आप को वापस वापस समझते हैं, लेड और टिन के अलावा और कोई मेटलर्जी नहीं कर पाते थे. आयरन डिफिकल्ट मानी जाती थी, सबसे डिफिकल्ट जो जिंक की मेटलर्जी थी, वो दोनों हमारे इंडियन मेटलर्जिस्ट, हमारे एंशिएंट्स बहुत बढ़िया किया करते थे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही शुद्धिकरण होता है जिंक का. क्यों? इवापोरेट हो जाता है, तभी ठीक हो जाए. Consider two chemical reactions A and B that take place during metallurgical process. A, calamine को गर्म किया, जिंक ऑक्साइड और CO2 मिल गए, ठीक है. B, सल्फाइड को रोस्ट किया और जिंक ऑक्साइड और सोडियम मिल गए. पहली प्रोसेस क्या है? ठीक है. The correct option of names given to them respectively is, पहली प्रोसेस है कैल्सिनेशन और दूसरी है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रोस्टिंग. A is calcination and B is roasting. जी हाँ, रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है, कैल्सिनेशन में बगैर ऑक्सीजन के साथ गर्म कराया जाता है. एक कैल्सिनेशन है और दूसरी रोस्टिंग. कैल्सिनेशन का नमूना देखिए, रोस्टिंग बता चुके हैं हम. ये क्या है? यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, उसको हम कैल्साइन कर रहे हैं. क्या कर रहे हो? गरम गरम गैस उसमें से गुजारेंगे और उससे क्या होगा? भाप बनके पानी उड़ जाएगा, और आप देखेंगे कि भाप बनके पानी उड़ रहा है, ध्यान से देखिए, और इससे मस्त कैल्सिनेशन होता है और सूखा मस्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता जा रहा है. ओ बढ़िया है. तो अच्छा बताइए. In the leaching of alumina from bauxite, the ore expected to leach out in the process by reacting with NaOH is, well, अगर आप लीचिंग की बात कर रहे हैं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है. एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना है Al2O3.XH2. अगर आप NaOH के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या? NaAlO2. ये तो घुल जाएगा, पानी में तो मुफ्त बनते ही बन जाएगा. कुछ बच जाएगा. क्या बच जाता है? कौन सा और बच जाता है? आयरन का और बच जाता है. और वैसे तो सिलिका भी बच जाती है, लेकिन सिलिका थोड़ी बहुत NaOH रिएक्ट करके कीचड़ बना लेती है. आयरन लगभग न के बराबर ही रिएक्ट करता है और पूरा का पूरा छूट जाता है. तो अगर रेड बॉक्साइट है, दो तरह का बॉक्साइट होता है, और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट. रेड बॉक्साइट में Fe2O3 इंप्योरिटी होती है और व्हाइट में सिलिका इंप्योरिटी होती है. ये दोनों ही छूट जाती है. Fe2O3 तो बहुत अच्छे से छूट जाता है. सिलिका के साथ एक प्रॉब्लम है, हम चाहते थे कि वो छूट जाए, पर सिलिका खुद NaOH के साथ रिएक्शन चालू कर देती है. तो हम ये जो प्रोसेस है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, इसको ढंग से कराते हैं सिर्फ रेड बॉक्साइट के लिए, और उसमें Fe2O3 छूटता है. सिलिका, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे चारों स्पीशीज ऐसी हैं जो एम्फोटेट हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगी. लेकिन अक्सर ये घुली हुई मिलती नहीं है, पहली और दूसरी. सी जो व्हाइट बॉक्साइट में मिलती है सिलिका बहुत मेजर इंप्योरिटी के तौर पर, उसके लिए दूसरी प्रोसेस यूज करते हैं जिसे सल्फेक्स प्रोसेस कहा जाता है. और अगर आयरन मेन इंप्योरिटी है रेड बॉक्साइट में जैसा कि कहते हैं, तब हम NaOH यूज करते हैं. राइट, ये था एल्यूमिना की लीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो प्रोसेस है उसको भी परफेक्टनेस कर लीजिए. देख लीजिए कैसी होती है एल्यूमिना की लीचिंग. ये देखिए, एक डाइजेशन वेसल है, उसमें डाइजेस्ट करते हैं NaOH जो अशुद्ध है, एल्यूमिना उसके साथ मिलाया जाता है, घुलता है. और जैसे जैसे NaOH एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डाइजेस्ट करता है, घोलता है, और सोडियम मेटल एल्यूमिनेट बना लेता है, कचरा हटा देते हैं, और सोडियम मेटल एल्यूमिनेट यहाँ से पंप कर दिया जाता है ऊपर. और जब ऊपर जाता है तो फिर सेपरेशन तो ही, कचरा तो हमने हटा दिया, वहां से फिर दूसरी प्रोसेस चालू होती है आगे, उसमें से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिकवर करते हैं. क्या होता है? उसमें CO2 मॉलिक्यूल जाती है, जैसे कार्बोनेशन कहते हैं. आप दो तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसे या NaAlOH होल 4, ये एक ही बात है. उसमें पानी मिला देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें पानी हटा देंगे तो ये बन जाएगा. ये बनाएगा Na2CO3 और साथ में AlOH प्लस पानी लेने के साथ में बचेगा सिंक Na2CO3 प्लस AlOH प्लस. अच्छा, तो जो बेस था वो CO2 से पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जी हाँ, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ओह माय गॉड. आप क्या करेंगे? फिल्टर कर लीजिए. पीपीटी आ गया, उसको अलग कर लीजिए. सोडियम कार्बोनेट आपकी श्रद्धा आपके पास नहीं है, इस काम में ले लीजिएगा. और ये पूरी प्रोसेस है, एक बार देख लीजिए एनिमेशन में. क्या कर रहे हो? CO2 के बुलबुले छिप जाएंगे. देखो ये रिएक्शन हो रहा है ऐसे. क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कभी लोग Al2O3.X मानी लिखते हैं बेशक से, है वो हाइड्रेट एल्यूमिना एक तरह से, ये प्योर है. अच्छा सही है. अब छानते हैं, अलग करते हैं, और अब इसको भट्टियों में डालकर सुखाते हैं. और जब सुखाते हैं तो इससे कैल्सिनेशन करना है आपको, और इससे आपको शुद्ध प्योर Al2O3 मिल जाता है, जो कि शुरुआत की प्रोसेस का हिस्सा है अगर आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. तो इस प्योर Al2O3 को लोग क्रायोलाइट में खोलते हैं, मोल्टन क्रायोलाइट खोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और वहां से बनकर तैयार होता है एल्यूमिनियम मेटल. ये थी मेटलर्जी एल्यूमिनियम. अच्छा सही है. ऐसा दिखता है एल्यूमिना. जी हाँ, ऐसा दिखता है एल्यूमिना. एल्यूमिना इज नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इज Al2O3. ध्यान रखिएगा. ठीक है ठीक है. और क्वेश्चन कराओ और देखिए. मैथ्स का प्रॉब्लम फिर से मैथ्स प्रॉब्लम पढ़े आते हैं इसमें, इस चैप्टर से आपको देखना चाहिए बस से. बड़ा फायदा होता है क्योंकि एक आध नहीं भी आता है तो बात हो जाती है, और आपको सारे बच्चे कोशिश करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर को कैसे कंसंट्रेट करते हैं? उसको लीच करते हैं जहर से, सोडियम साइनाइड की मदद से. तो 1 के साथ आएगा 3, 1 के साथ 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 3, 2 के साथ 4, ऐसा ठीक. ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट करते हैं. हाँ वो ठीक है, उससे वेल पिग आयरन बनाते हैं. पिग भी अच्छी लगती है, तो भी है लोग पिग आयरन बनाते हैं. ब्लिस्टर कॉपर रिवर्बरेटरी फर्नेस में बना दिया जाता है. ठीक है. और फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड उसके लिए होता है. D के साथ 4 की मैचिंग है. B2 और D4. B2 है और D4 सी बिल्कुल. सी इज द आंसर. यस सी इज द आंसर. एंड यू कैन सी दैट दैट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? देयर वी आर. लीचिंग होती कैसे तो बताया नहीं तुमने, बता देते हैं. ऐसे होती है, रिएक्शन लिखिए, हमारे साथ मजा आएगा. देखिए ऐसा होता है कि सिल्वर या गोल्ड जो भी है कचरे के साथ पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है सिल्वर या गोल्ड की, उस कचरे को साफ करना कठिन होता है. तो मान लीजिए आपके पास Ag2S पड़ा, आप सॉल्यूशन में डालते हैं सोडियम साइनाइड और उसमें फूंक मारते हैं हवा से. हम मुंह से फूंक नहीं मारते, जहर निकलते हैं तो मर जाएगा आदमी, पंखे के लगे तो फूंक मारते. सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर बनता है थायोसल्फेट. अच्छा, और सिल्वर साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है ऐसे, और ये खुल जाती है. जो
0.01% सिल्वर होती है वो घुल जाती है, 99.99% कचरा जो पड़ा हुआ है वही छूट जाता है, उसको छान के निकाल लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ये एक तरीका है ब्लीचिंग ऑफ सिल्वर बाय साइनाइड प्रोसेस। अगर गोल्ड होता तो गोल्ड तो शुद्ध अवस्था में मिलता है, उसके साथ साइनाइड डाल दीजिए। O2 आप किस कमाएंगे? O2 गोल्ड को ऑक्सीडाइज करके AuCN गोल्ड प्राइस माइनस बनाने के काम है। अच्छा ऐसा होता है जी हाँ। लेकिन आप देखिए दोनों में एक तो साइनाइड दो ही लगते हैं, चार नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है साइनाइड, बहुत सबसे तेज सबसे भयंकर जहर होता है, थोड़ा कम ही डालते हैं लोग मरने लग जाए इसलिए। तो साइनाइड कम होता है तो दो AgCN गोल्ड प्राइस माइनस AuCN गोल्ड प्राइस माइनस काम चल जाता है और इनका ऑक्सीडेशन कठिन होता है, बस +1 तक जाकर गोल्ड उठ जाता है। ऐसा ये रिएक्शन, राइट ठीक। जब ये बन गया फिर छान लिया, कचरा हट गया, अब उसमें कबाड़ियों का जिंक डालते हैं। कबाड़ियों के पास जाते हैं तो कचरा जिंक पड़ी होती है, ले आते हैं, मिला लेते हैं। तो जिंक के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक खुद साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है और ग्राम से मेटल प्रेसिपिटेट होता है। सोना और चांदी मिल गए, चमकाश बनाए, दो चेक करें, मुद्दे की बात है, आपको मेटल चाहिए, प्रेशियस मेटल्स। ये मेटलर्जी है किसकी? सिल्वर और गोल्ड। अरे वाह, सब बोल दिया। अल्पी कारण का धंधा क्या था? वो आयरन की मेटलर्जी था। वो भी लगा तो बता दो, सुनिए वो भी सुनिए मजेदार। आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? अब देखो ये जो फर्नेस से आयरन मिलता है इसमें 4% के आसपास तो कार्बन होता है और थोड़ी बहुत दूसरी अशुद्धियां होती हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन है, ये होता है। मैंगनीज तो लोग ऊपर से मिला देते हैं, मजा आता है, ठीक है। और धरती में थोड़ा बहुत तो है ही जो भी है। ये जो चीज मिलती है ये क्या आती है? पिग आयरन। क्यों? एकदम भट्टियों से गरम लोहा निकल रहा होता है तो उसको वो सांचों में डाल देते हैं, बहुत क्रूर से सांचों होते हैं, पिग्स कहा जाता है। उससे जो आयरन मिलता है उसे पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन आपके पास मोटे मोटे थक्कों के रूप में उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसको पिघलाएं और अलग अलग सांचों में डाल लें, जो कि दूसरे कारीगर करते हैं और उस चीज को फिर कास्ट आयरन कहा जाता है। कास्ट आयरन के आजकल खाने के बर्तन वगैरह में फैशन में आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी आयरन की कमी होती है, अच्छा लगता है उन्हें, नहीं सारा लोगों सवाल करती है, गलत भी ठीक है, तो आजकल फैंसी हो जाता है, ठीक। And this brings us to the next question, which says the purest form of commercial iron is, मजेदार बात है, मुझे बड़ा टाइप है, purest form of commercial iron। आमतौर पर कमर्शियल जिन घटिया होती है, उनका purest form क्या जो भी है बड़ा बड़ा रॉ आयरन। सबसे पहले बनाते हैं पिग आयरन, सबसे घटिया, उसके बाद उसे पिघलाकर और उसे कूट करके कास्ट आयरन बनाते हैं। फिर जब उसको बड़ा शुद्ध किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन के ब्लास्ट वास्ता के उसमें से कार्बन कंटेंट कम कर जाता है, तो उससे बनता है रॉ आयरन। पिग आयरन या कास्ट आयरन कठोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनकी वेल्डिंग नहीं हो सकती। कास्ट आयरन वो जिसके चेन फ्रेम्स आप देखते हैं, ये बड़ा मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मजबूत आती है, बहुत कठोर। तब ये वैसे तो रॉ आयरन कास्ट आयरन के मुकाबले हल्का सा नरम मालूम पड़ता है, फिर भी इसमें जो कि थोड़ा सा लचीलापन होता है, इस वजह से बहुत मजबूत होता है। अक्सर किसी को चेन से दूसरे स्ट्रक्चर से बनाने के काम में लाया जाता है, जहां मजबूती का महत्व है वहां इसको काम लिया जाता है। अच्छा फर्क क्या है पिग आयरन कास्ट आयरन रॉ आयरन में? देख लो, दर्शन करिए पिग्स की। अरे ये कैसे है? नहीं वो नॉर्मल वाले पिग जो होते हैं, कार्टून फिल्म वाले, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये पिग आयरन के जो पिग है, ये जो सांचों में डले हुए हैं, ये हर आयरन एक पिग कहा जाता है। अजीब नाम है, प्रेमियों को अच्छा लगता है, नाम रखने में। ये कहां से मिलता है? कि ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। इसमें 40% कार्बन होता है, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, थोड़ी बहुत मैंगनीज की अशुद्धियां होती हैं, सबसे सस्ता होता है और इसी को पिग आयरन कहते हैं। जब उसको गर्म करके पिघलाते हैं और अलग-अलग सांचों में डालते हैं तो कास्ट आयरन बनता है। जैसे ये कढ़ाई जो आप देख रहे हैं, ये भी कास्ट आयरन से बनी हुई कढ़ाई। अच्छा कैसे बनाते हैं? पिग आयरन को पिघलाते हैं, ठीक है, पुराना कबाड़ियों से लोहा लेकर उसमें डालते हैं, थोड़ा कोक डालते हैं और गरम हवा के ब्लास्ट दागते हैं। उससे क्या होता है? कार्बन का कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, 40% से घटकर 3% रह जाता है, और फिर भी कठोर होता है, ब्रिटल होता है और कास्ट आयरन को भी ढंग से वेल्ड नहीं करके जोड़ा जा सकता, मुश्किल आती है। इसको सीधे पिघले हुए लोहे को सांचों में डाला जाता है और इससे अलग-अलग वो चीजें बनाई जाती हैं जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, जैसे लैंप पोस्ट्स, मतलब आपने बोला ऊंचे-ऊंचे वो सड़कों पर लगे होते हैं खंभे जिनसे लैंप लटका देते हैं, अक्सर वो कास्ट आयरन बनते हैं। लेकिन जो सरिया बनता है, जो कि बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में डाला जाता है, जिस पर लोड पड़ता है, वो कास्ट आयरन बनते हैं, उसकी बनाई जाती है। और कुर्सियां, फर्नीचर बड़ा फैशन है कास्ट आयरन का, उसको मिल जाती है, क्योंकि कुर्सियों पर प्रेशर पड़ता है, इंसान को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है ना, लेकिन आप ऊपर चलाते हैं, ठीक है, ऐसा ये कास्ट आयरन। रॉ आयरन क्या होता है? रॉ आयरन एफिल चावल देख के बड़ा अच्छा नमूना है रॉ आयरन। अच्छा ये सबसे अपेक्षाकृत सबसे शुद्ध फॉर्म है आयरन, बढ़िया है। इसमें क्या होता है? इसमें आप देखेंगे कास्ट आयरन से बनाई जाती है, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन कहता है शुद्धियों का बाकायदा रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको दी जाती है। थोड़ा सा Fe2O3 पहले से उसमें लगा के रखते हैं सारा, इसलिए कि जब कास्ट आयरन में 3% कार्बन है उसके साथ मिलेगा तो ये अपने आप आयरन बना लेगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO बनाकर निकल जाए, तो कार्बन कंटेंट को कम किया जाता है। अच्छा और इससे रॉ आयरन बन जाता है। आप देखिए ये रिएक्शन है, अच्छा है तो अच्छा। और कुछ भी कचरा करने के लिए लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर के साथ कैल्शियम सल्फेट या सल्फाइड, सिलिकॉन के साथ सिलिकेट, फास्फोरस फॉस्फेट बनाते हैं और ये पिघलकर तैयार क्यों बना जाते हैं? ये स्लैग बना लेते हैं और गरम शुद्ध लोहा नीचे बैठ जाता है, आप उसको कब्जे में लेते हैं, वो रॉ आयरन बन जाता है। पसंद करते हैं लोग, खुश होते हैं, चबाते हैं ऐसा। इस बार एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आंसर। Amongst the reaction 1 to 4, the reactions that do not occur in blast furnace during extraction of iron is are, well, ये होता है zone of fusion में, जहाँ पर मेल्टिंग होती है। Fe2O3 plus Cu, Fe3O4 plus CO2, ये zone of reduction, ऊपर वाला zone, ये सही रिएक्शन होता है। और मेन रिड्यूसिंग एजेंट आयरन की मेटलर्जी में मेन रिड्यूसिंग एजेंट CO होती है, CO कार्बन। FeO और सिलिका से मिल रहा है फेरस सिलिकेट, ये नहीं होता चाहिए। अगर आयरन की मेटलर्जी तुमने आयरन का स्लैग बना दिया, तुमने आयरन को कूड़े में फेंक दिया, तो नॉनसेंस बात है। और आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं, उल्टा कर देना, तो ये रिएक्शन में अच्छा रिएक्शन नहीं होता। 3 और 4 नहीं होते, they do not occur, 3 and 4 do not occur, is the answer, yes indeed is the answer। तो बच्चों ये थी हमारी मेटलर्जी, शानदार झांकी